साहित्य निधि में आज सुनिए सुभाष नीरव की लिखी हुई कहानी चुप्पियों के बीच तैरता संवाद। सुभाष नीरव जी हिंदी कथाकार, कवि, लेखक और अनुवादक हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। मुझे यहाँ आए एक रात और एक दिन हो चुका था। पिताजी की हालत गंभीर होने का तार पाते ही मैं दौड़ा चला आया था। रास्ते भर अजीब अजीब से ख्याल मुझे आते और डराते रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि मेरे पहुंचने तक बड़े भैया किशन और मंझले भैया राज दोनों पहुंच चुके होंगे, पर वे अभी तक नहीं पहुंचे थे, जबकि तार अम्मा ने तीनों को एक ही दिन एक ही समय दिया था। वे दोनों यहाँ से रहते भी नज़दीक हैं। उन्हें तो मुझसे पहले यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। रह रह कर यही सब बातें मेरे जहन में उठ रही थीं और मुझे बेचैन कर रही थीं। मैं जब से यहाँ आया था एक एक पल उनकी प्रतीक्षा में काट चुका था। बार बार मेरी आंखें स्वतः ही दरवाजे की ओर उठ जाती थीं। मुझे तो ऐसे मौक़ों का जरा भी अनुभव नहीं था। कहीं कुछ हो गया तो मैं अकेला क्या करूँगा? यही भय और दुश्चिंता मेरे भीतर रह रहकर सांप की तरह फन उठा रही थी। पिताजी की हालत में रत्ती भर भी सुधार नहीं था। कल शाम जब से मैं आया हूँ उन्हें नीम बेहोशी में ही देख रहा हूँ। अम्मा ने बताया था कि मेरे आने से 4-5 घंटे पहले तक तो उन्होंने दवा वगैरह ली थी, शरीर में हरकत भी थी, किंतु उसके बाद से ना तो आंखें खोली हैं ना ही हिले डुले हैं। अम्मा अब बेहद घबराई हुई सी थीं। उनसे कहीं अधिक मैं घबरा रहा था। पिताजी को हिला डुलाकर बात करने की मेरी कोशिशें बेकार रही थीं। सारा दिन मैं उनके पास बैठा रहा था। बैठे बैठे कभी लगता अभी पिताजी करवट लेंगे, कभी लगता अभी उनके होंठ हिलेंगे, कभी लगता वे गर्दन हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा मुझे लगता था, होता कुछ नहीं था। पूरे घर में सन्नाटे की एक चादर तनी थी। एक दुश्चिंता और चुप्पी की गिरफ्त में हम सब बुरी तरह जकड़े हुए थे। हम लोग आपस में बातें भी करते थे तो लगता था फुसफुसा रहे हों। गले से आवाज़ खुलकर निकल ही नहीं पा रही थी। छोटी बहन पिंकी और छोटा भाई विक्की कल से मुझसे बहुत कम बोले थे। उनके चेहरे पर चुप्पियाँ चस्पा थीं। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि विक्की जैसा शरारती बालक इतना शांत और खामोश कैसे रह सकता है। उसे तो उठते बैठते खाते पीते बस शरारत ही सूझती थी। हम चुप थे। हमारा एक एक पल भय और घबराहट में बीत रहा था। घड़ी ने शाम के 6 बजाए तो मैं पिताजी के पास से उठकर दूसरे कमरे में आ गया। विक्की कोई किताब खोले पढ़ रहा था चुपचाप। पिंकी पुराने कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी। बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे। हल्का हल्का शोर खुली खिड़की से कूदकर अंदर आ रहा था। शायद आइस पाइस या छुपा छुपी का खेल था। कभी कभी कोई बच्चा हमारे घर से लगे जीने के नीचे छुप जाता था। दूसरा बच्चा उसे ढूंढते हुए जब वहाँ पहुँचता तो शोर तेज होता और हमारे घर में सन्नाटे की तनी हुई चादर हिलने लगती। 1-2 बार अम्मा बाहर निकलकर शोर न करने का इशारा कराई थी, लेकिन बच्चे तो आखिर बच्चे थे। थोड़ी देर बाद ही उनका शोर फिर सुनाई दे जाता। इस बार अम्मा ने झल्लाकर उन्हें डपट दिया था। तुमसे कहा ना यहाँ शोर न करो, जाओ दूर जाकर खेलो। अब इधर आए तो। और उन्होंने खुली हुई खिड़की बंद कर दी थी। अम्मा की डांट सुनकर बच्चे चुपचाप खिसक गए थे। अब घर के बाहर और भीतर दोनों तरफ एक चुप्पी ही चुप्पी थी। मेरी पीठ में अब दर्द होना आरंभ हो गया था और मुझे नींद भी आ रही थी। एक रात और एक दिन बैठे बैठे गुजारना, और उससे भी पहले एक दिन का रेल का सफ़र। मुझे यूं अधलेटा सा देख कर अम्मा बोली, थक गया होगा तू भी, थोड़ी देर जाकर लेट जा, कमर सीधी हो जाएगी। अम्मा बहुत पास से बोल रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ मुझे बहुत दूर से आती लग रही थी, थकी थकी सी। मैंने अम्मा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस दोनों हथेलियों में अपना मुंह ढककर मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा था। तभी अम्मा ने पूछा था, चाय पिएगा, बनाऊं? नहीं, इच्छा नहीं है। मैं कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। होंठ हिले ही नहीं, जड़ से हो गए थे जैसे। बस क्षणांश मैंने अम्मा की ओर नज़रें उठाकर देखा था।
अपनी ओर मेरे देखे जाने को मेरी सहमति समझकर वो चाय बनाने रसोई में चली गई थी। अब धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ खुल रहा था, धैर्य चुक रहा था और बेचैनी बढ़ने लगी थी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, अपने पर नहीं, किशन और राज भैया पर। अभी तक ये लोग नहीं आए, क्या उन्हें तार नहीं मिला? इस छोटे से कस्बे में कोई अस्पताल तक नहीं है, बस जगह जगह कुकुरमुत्तों की तरह उगे हुए नर्सिंग होम थे, जहाँ डॉक्टर स्वयं चाहते हैं कि उनका मरीज जल्द ठीक ना हो। उनके लिए डॉक्टरी एक पेशा है, धंधा है, पैसा कमाने का धंधा। बस यहाँ से 60 मील दूर एक सरकारी अस्पताल है। दोनों बड़े भाई आ जाते तो पिताजी को वहीं ले जाते, पर मैं अकेला, उन्हें ऐसी हालत में। सोचते ही मेरे तो पसीने छूटने लगते हैं। अम्मा चाय ले आई थी। चाय का प्याला लेते हुए मैं स्वयं पर नियंत्रण न रख सका। मैंने पूछा, किशन और राज भैया को भी तो तार मिल चुका होगा, आए क्यों नहीं अभी तक? मेरी आवाज़ में तल्खी थी और उसमें खींच और गुस्से का रंग मिला हुआ था। जाने क्या बात है, कोई बात होगी। तार पाकर रुकने वाले तो नहीं हैं, आते ही होंगे। अम्मा पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। आजकल घर गृहस्थी छोड़कर एकदम निकलना भी तो नहीं होता। अम्मा की इस बात से मैं भीतर तक कुढ़ गया था। निकलना नहीं होता या निकलना नहीं चाहते? क्या घर गृहस्थी उन्हीं की है, मेरी नहीं? सोनू के कल से पेपर शुरू हैं, निक्की और सुधा भी पिछले हफ्ते से ठीक नहीं है, फिर भी मैं तार पाते ही दौड़ा चला आया। मेरे भीतर एक घमासान मचा था, लेकिन मैं इस घमासान को शब्द नहीं दे पा रहा था। अम्मा मेरे सामने बैठी कुछ सोच रही थी और मैं भीतर ही भीतर भुन रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं ठीक से होकर बैठ गया। पिंकी ने उठकर दरवाज़ा खोला। किशन और राज भैया में से कोई नहीं था। पड़ोस वाली रमा आंटी थी। दिन में भी पड़ोस से इक्का दुक्का लोग पिताजी का हाल पता करने आ चुके थे और अपनी अपनी सलाह देकर चले गए थे। रमा आंटी ने कमरे में घुसते ही अम्मा को संबोधित करते हुए पूछा, बहन जी, अब कैसी तबीयत है भाई साहब की? उसी तरह बेहोश पड़े हैं, अभी तक तो हिलडुल भी नहीं रहे, बस रब ही मालिक है। कहते कहते अम्मा की हिचकियाँ उभर आईं। धीरज रखो बहन, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। रमा आंटी अम्मा का कंधा थपथपा कर उन्हें धीरज बंधाने लगी। अब तो ब्रज भी आ गया है, किशन और राज भी आते ही होंगे, सब संभाल लेंगे, दिल थोड़ा न करो, हिम्मत रखो। कुछ देर असंवाद की स्थिति रही। अम्मा फर्श की ओर टकटकी लगाए देखती रहीं और मैं हथेलियां बगल में दबाए अपने को बेहद संजीदा दर्शाने की कोशिश करता रहा। रमा आंटी लगता था अगली बात के लिए शब्द ढूंढ रही थीं। एकाएक दीवार घड़ी की ओर देखते हुए बोली, आप लोगों ने खाना वाना खाया कि नहीं? चलो मैं बनाती हूँ, कब तक भूखे रहेंगे आप? भाई साहब बीमार ही तो हैं, ठीक हो जाएंगे। ऐसे कोई खाना पीना छोड़ देता है? आ बेटा ब्रज, मेरे यहाँ कुछ खा ले। मेरे जवाब की प्रतीक्षा न करते हुए वो विक्की और पिंकी को मुखातिब होकर बोली, चलो तुम दोनों भी खा पी लो। विक्की पिंकी ने एक बारगी रमा आंटी की ओर देखा, फिर मेरी और अम्मा की ओर। हमारी ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर वे चुपचाप अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। अच्छा, मैं यहीं भिजवा देती हूँ। हमारी चुप्पी को देखकर रमा आंटी बोली तो अम्मा के मुंह से बोल फूटे, नहीं बहन, क्यों तकलीफ़ करती हो, मेरा तो मन नहीं है, ब्रज और बच्चों के लिए दोपहर का ही बना रखा है, खा लेंगे ये। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना बहन। कहती हुई रमा आंटी चली गईं। उनके आने पर हमारे घर की चुप्पियाँ जो थोड़ी देर के लिए कहीं दुबक गई थीं, उनके जाते ही उन्होंने फिर से पूरे घर को अपने शिकंजे में ले लिया था। थोड़ी देर बाद अम्मा पिताजी के कमरे की ओर चली गई थीं। मैंने फिर अपनी टांगें फैला ली थीं और आंखें मूंदकर सिर दीवार से लगा लिया था। पिताजी के शांत चेहरे पर हल्की सी हरकत देखकर अम्मा ने मेरी तरफ देखा है। हाँ, सचमुच पिताजी के चेहरे पर हल्की सी हरकत हुई है, होंठों पर कंपन साफ दिख रहा है। अम्मा उनके करीब होकर कहती हैं, सुनिए, आंखें खोलिए, देखिए ब्रज आया है, इससे नहीं मिलोगे? मैं भी आगे बढ़कर पिताजी का कमज़ोर और बेजान सा हाथ अपनी मुट्ठी में लेते हुए कहता हूँ, मैं हूँ पिताजी, आपका ब्रज, ठीक है ना आप? पिताजी के कांपते होठों से लगता है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आगे झुककर कहता हूँ,
पिताजी कुछ कहना चाहते हैं? कहिए, मैं हूं ना, आपका बेटा ब्रज। किशन, राज, अस्फुट शब्द हवा में तैरते हैं। वे भी आते ही होंगे। आप? वे एक बार अम्मा की ओर देखते हैं, फिर धीमे से गर्दन घुमाकर मेरी ओर। टुकड़ा टुकड़ा शब्द हवा में तैरते हैं। अपनी अम्मा की, छोटे भाई बहन की देखभाल करना बेटा, इन्हें तुम्हारे आसरे ही। वह मुश्किल से बोले गए शब्द अधबीच में ही अपनी यात्रा खत्म कर देते हैं और फिर अम्मा रोने लगती हैं, मुंह में साड़ी का पल्लू दबाकर। मैं भीतर से कांपता हुआ भयभीत सा होकर ढाढ़स बंधाता हूँ। आप चिंता न करें, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले ही क्षण हो जाता है। पिताजी की गर्दन एक ओर, अम्मा की चीख निकल जाती है। पिंकी विक्की रोना चिल्लाना आरंभ कर देते हैं। घर में तनी सन्नाटे की चादर तार तार हो जाती है। मेरे पांवों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है। अब क्या होगा? मैं अकेला? घबराहट से मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। खुद को असहाय पाकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगता हूँ। तभी मेरी नींद टूट जाती है। पास ही खड़ी अम्मा मुझे कंधे से हिला रही थी। ब्रज, ब्रज, बेटा सो गया क्या? चल बिस्तर लगा दिया, लेट जा। मैं बैठती हूँ उनके पास। सो ले, कल रात से तू सोया नहीं। मैं चुपचाप उठा था और कपड़े बदलने लगा था। सोने से पहले मैं एक बार पिताजी के कमरे में गया। वे उसी तरह बेहरकत लेटे हुए थे। अम्मा ने बताया कि उन्होंने चम्मच से दवा पिलानी चाही थी, लेकिन दवा गले से उतरी ही नहीं। डॉक्टर को बुला लाऊं? मैंने अम्मा से पूछा था। इस समय वो बुलाने से भी नहीं आएगा, सुबह अपने आप आ जाएगा, फिर भी तेरी मर्जी। मैंने साइकिल उठाई और उन्हीं कपड़ों में डॉक्टर के घर पहुंच गया। अम्मा की बात सही थी, उसने वही दवा देते रहने को कहकर मुझे लौटा दिया था। मैंने पिताजी की नब्ज एक बार देखी थी, वो चल रही थी मंद मंद। मैंने एक बारगी अम्मा को आवाज़ दी थी। अम्मा आकर बोली, तू थोड़ा सो ले ब्रज, देख आंखें कैसी लाल लाल हो रही हैं तेरी। अम्मा की बात पर मैं चुपचाप उठकर सोने चला गया था। लेटते ही मुझे नींद ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था और अगले दिन सुबह देर तक मैं सोता रहा था। अम्मा ने जब मुझे जगाया तो घड़ी में 10:25 हो रहे थे। मैंने उठते ही पिताजी के बारे में पूछा। अम्मा बोली, 8 बजे मैंने दवा दी थी, तो उठकर नहा धो ले, नाश्ता कर ले, फिर जरा डॉक्टर को बुला ला। रोज़ तो 9 बजे तक खुद आ जाता था, आज 10:30 होने को आए। नहा धोकर नाश्ता करके डॉक्टर को बुलाने ही जा रहा था कि किशन और राज भैया आ गए। अम्मा उन्हें देखकर रोने लगीं तो दोनों देर से पहुंचने का अपना अपना स्पष्टीकरण देने लगे। किशन भैया सरकारी काम से बाहर गए थे, लौटे तो तार मिला और तभी चल दिए। राज भैया ने कहा तार पर उनका पता गलत था, इसलिए तार देर से मिला, मिलते ही गाड़ी पकड़ ली। दोनों सीधे पिताजी के कमरे में चले गए थे। अम्मा के पीछे पीछे मैं भी पिताजी के कमरे में घुसा। पिताजी वैसी ही बेहोशी की सी हालत में लेटे हुए थे। किशन भैया ने उनका हाथ पकड़कर नब्ज देखी थी और फिर उनके ठंडे हाथ को अपनी हथेलियों से मलकर गरमाने लगे थे। तभी डॉक्टर आ गया था। किशन भैया ने डॉक्टर से बात की थी, अलग ले जाकर शहर के बड़े अस्पताल में ले जाने की बाबत भी पूछा था। आप लोगों की मर्जी है वैसे, कहकर डॉक्टर ने बात हमारे ऊपर छोड़ दी थी। डॉक्टर ने इस बार दवा बदल कर दी थी। मैं दवा लेने बाजार जाने लगा तो किशन भैया मुझे 100 का नोट थमाने लगे, जिसे मैंने हल्की सी ना नुकुर के बाद ले लिया था और साइकिल दबा दी थी। किशन भैया आते ही पिताजी की तीमारदारी में लग गए थे। कभी उनके कपड़े बदलते, कभी चम्मच से पानी पिलाते, कभी ठंडे हाथ पाँवों को अपनी हथेलियों से गरमाने की कोशिश करते। राज भैया जब से आए थे सुस्त लग रहे थे, वे कम बोल रहे थे, चेहरे से वे भी मेरी तरह भीतर से घबराए हुए लग रहे थे। अब मेरी घबराहट वैसे कुछ कम हो गई थी। किसी अनहोनी का अकेले सामना करने का तनाव अब मेरे मस्तिष्क में नहीं रहा था। किशन भैया और राज भैया के आ जाने से मुझे भीतरी बल मिला था और लगा था अब मुझे चिंता की ज़रूरत नहीं है, दोनों बड़े भैया सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे भी वे मुझसे अधिक अनुभवी थे। उनके रहते मैं कुछ हल्का सा अनुभव कर रहा था। विक्की और पिंकी में कोई फ़र्क नहीं आया था, बल्कि वे अब ज़्यादा ही गंभीर और चुप दिखाई दे रहे थे।
बदली हुई दवा से पिताजी की हालत में हल्का सा फर्क हुआ तो उसे मैंने ही नहीं, अम्मा ने भी चट से पकड़ लिया। पिताजी ने हिलकर करवट बदलने की कोशिश की थी। उनके होठों से लग रहा था वे कुछ कह रहे हैं, पर शब्द आवाज़हीन थे। पिताजी को कुछ नहीं होगा, अब यह धारणा धीरे धीरे बलवती हो रही थी। इस परिवर्तन ने मेरे भीतर अब तक की दबी छुपी और कुलबुलाती बात को बाहर निकलने की हिम्मत बंधा दी थी। दरअसल जिस रात से मैं यहाँ आया था उसके अगले दिन से ही मैं सोच रहा था कि किशन भैया और राज भैया के आते ही मैं लौट जाऊँगा। दोनों बड़े भाई स्वयं संभाल लेंगे। मुझे अपनी बीमार पत्नी और बच्चों की चिंता सता रही थी। सोनू की होने वाली परीक्षा की फिक्र हो रही थी। ऑफिस से भी मुझे छुट्टी इसलिए मिली थी कि तार पहुंचा था, वरना आजकल तो वैसे ही ऑडिट चल रहा है। किशन भैया को दौड़ दौड़ कर पिताजी की सेवा शुश्रूषा करते देख मुझे उम्मीद होने लगी थी कि भैया अवश्य काफ़ी दिनों की छुट्टी लेकर आए हैं। अब जब तक पिताजी कुछ बेहतर स्थिति में नहीं आ जाते वो नहीं जाएंगे। दोनों बड़े भाइयों का वैसे भी ऐसे समय में यहाँ रहना जरूरी है, जाने कब क्या हो जाए। एकाएक मुझे अपनी सोच पर ग्लानि होने लगी। क्या उन्हीं का रहना यहाँ जरूरी है, उसका नहीं? लेकिन अगले क्षण लौटने के बाद मेरे अंदर उछल कूद करने लगी और मैं अवसर की तलाश करने लग गया। अम्मा अधिक बात नहीं कर रही थी। मैं जब भी उन्हें अकेले पाकर अपने दिल की बात कहने की चेष्टा करता, मेरी जुबान को न जाने क्या हो जाता, जैसे उसे उस क्षण लकवा मार जाता हो। मुंह से कोई शब्द ही नहीं फूटता। किशन और राज भैया के सामने पड़ते ही मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। दोपहर खाने के वक्त सोचा था अपनी बात कह दूंगा, फिर सोचा इतनी जल्दी ठीक नहीं रहेगा, शाम को कह दूंगा। रात 9 बजे की ट्रेन है, उसी से लौट जाऊंगा। शाम के 4:30 का वक्त था जब पिताजी को कुछ कुछ होश आया था। उन्होंने मिचमिचाती आंखों से हम तीनों को देखा था। हाथों में हल्की सी जुम्बिश हुई थी, शायद वे हाथ उठाकर हमें प्यार देना चाह रहे थे। बदली हुई दवा असर कर रही थी। खतरे का एहसास धीरे धीरे कम होता लग रहा था। पिंकी चाय बना लाई थी और हम सब दूसरे कमरे में बैठकर चाय पीने लगे थे। चाय पीते हुए मैंने स्वयं को भीतर ही भीतर तैयार किया था। भूमिका स्वरूप अपनी बात भी चलाई। मसलन अब तो पिताजी की हालत में सुधार हो रहा है, घबराने की बात नहीं दिखती अब। और जैसे मुझे 3 दिन हो गए यहाँ आए, घर पर सुधा और बेटी निक्की भी ठीक नहीं। सोनू की कल से परीक्षा शुरू हो गई होगी, पता नहीं क्या करके आता होगा आदि। मेरी इस बातचीत को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था, बस चुपचाप सुन रहे थे। मैं एक पल सबके चेहरे की ओर देखता, फिर दिल की बात दिल में ही दबा देता। कभी कभी मुझे लगता बड़े भैया स्वयं ही कहेंगे, ब्रज अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूँगा, तुम चाहो तो चले जाओ। सुधा अकेली होगी, ऐसी वैसी बात होगी तो बुला लेंगे तुम्हें। अम्मा ने मुझे पिताजी के कमरे से आवाज़ दी तो मैं उठकर उनके पास चला गया। वो पिताजी के नीचे की चादर बदलना चाह रही थीं। बोली, जरा इन्हें ऊपर से थोड़ा उठाना, मैं नीचे की चादर बदल दूं। एक बारगी मैंने बड़े भैया को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहा, पर अगले क्षण मैंने खुद ही पिताजी को अपनी दोनों बाजुओं में लेकर ऊपर उठा लिया था और अम्मा ने झट से उनके नीचे की चादर बदल दी थी। अम्मा को अकेले पाकर मेरे अंदर कुछ हिलने डुलने लगा था। अम्मा ने पिताजी पर कंबल उड़ाया और पास बैठकर उनके पैर दबाने लगीं तो मेरे मुंह से निकला, अम्मा। क्या बेटा? पिताजी। बस मेरे गले में जैसे कुछ फंस सा गया। बमुश्किल शब्द निकले। पिताजी ठीक हो जाएंगे तो मैं कुछ दिनों के लिए आप लोगों को अपने यहाँ ले जाऊंगा, हवा पानी बदल जाएगा। मुझे अपने कहे शब्दों पर हैरत हो रही थी। क्या मैं यही कहना चाहता था? ये ठीक हो ले पहले। अम्मा का कहते कहते गला रुंधाया था। वैसे भी तुम्हारे सिवा कौन है हमारा, तुम ही लोग तो हो। अम्मा के शब्द जैसे मेरे मर्म को छू रहे थे अंदर तक। मैं जानता था ये अम्मा नहीं, अम्मा का दर्द बोल रहा था। उनको अपने यहाँ ले जाने की बात मैंने उनका दिल रखने या उनका हौसला बढ़ाने के लिए कही थी। सच कहूँ तो मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा था। मैं तो अपने लौटने की बात कहना चाहता था,
ये तो मैं भी अच्छी तरह जानता था और अम्मा भी कि हम तीनों भाई अपनी अपनी शादी के बाद उन्हें कितनी बार अपने अपने यहाँ ले जा पाए हैं। अब मुझे शर्म हो रही थी। मैं अपनी शर्म को मिटाने के लिए कमरे की दीवारों को यूं ही बेमतलब तकने लगा। शाम को बाजार से सब्जी लेकर लौटा तो बड़े भैया अम्मा से कह रहे थे, अम्मा मैं रात की गाड़ी पकड़ लेता हूँ, सुबह ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। टूर से लौटा था तो सीधे इधर ही आ गया तार पाकर। ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ली थी। अब तो पिताजी की हालत में सुधार है, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। भैया बोले जा रहे थे और अम्मा चुपचाप सुन रही थीं। राज भैया भी समीप ही बैठे थे, खामोश। कमरे में मेरे घुसते ही बड़े भैया बोले, राज और ब्रज तो हैं ही ना, ऐसी वैसी बात हो तो मुझे खबर कर देना। भैया जाना तो मुझे भी था। इस बार राज भैया के होंठ हिले थे। आप तो जानते ही हैं मेरी नौकरी टेम्परेरी है, छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से मिली है। वे लोग मौका देखते हैं अपना आदमी फिट करने के लिए। आप यहाँ रहते तो। किशन भैया कुछ देर सोच में पड़ गए थे। राज भैया की बात समाप्त होने पर मेरे भीतर भी कुलबुलाहट होने लगी थी। अब तक दबाकर रखी बात बाहर निकलने को उतावली हो रही थी, लेकिन सहसा मेरी नज़रें अम्मा पर अटक गईं। अम्मा जहाँ बैठी थीं वहीं स्थिर हो गई थीं, मूर्ति की तरह। काफ़ी देर बाद तने हुए सन्नाटे को किशन भैया ने तोड़ा। अच्छा तो तुम भी चलो, पिताजी तो ठीक हैं, इतना घबराने या चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें भी नौकरी की वजह से जाना पड़ रहा है, वरना ऐसी स्थिति में हमारे जाने को मन करता है भला। फिर मेरी ओर देखते हुए बोले, बस तुम तो यहाँ हो ही, पिताजी को दवा वगैरह टाइम पर देते रहना, कोई बात हो तो मुझे तार कर देना, मैं आ जाऊँगा। और फिर जेब से रुपए निकाल कर मुझे थमाते हुए बोले, रख लो, वक्त बेवक्त काम आ जाते हैं। अम्मा अब सुबकने लगी थी, उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थीं। मैं आगे बढ़कर अम्मा के बगल में बैठ गया था और अम्मा को सांत्वना देने लगा था। हाथ में पकड़े रुपयों को देखकर मेरी आंखें भी डबडबा आई थीं। समझ में नहीं आ रहा था रुपए रख लूं या भैया को लौटा दूं। जब थोड़ी देर तक कोई किसी से नहीं बोला तो किशन भैया उठे और तैयारी करने लगे। अम्मा ने पिंकी को आवाज़ लगाई, पिंकी बेटा खाना वगैरह तैयार कर ले, दोनों भाइयों को खिलाकर भेजना, रात का सफ़र है। और फिर उठकर पिताजी के कमरे में चली गई। शायद वे हमारे सामने रोना नहीं चाहती थीं। निश्चित ही पिताजी के कमरे में जाकर वे खूब रोई होंगी। किशन और राज भैया को ट्रेन में बैठाकर लौटा तो अम्मा ने पूछा, ब्रज तू तो छुट्टी लेकर आया होगा। अचानक किए गए अम्मा के इस प्रश्न पर मैं अचकचा गया था। अम्मा के इस प्रश्न के पीछे का दर्द मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा था। अम्मा से आंखें मिलाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। पिंकी विक्की के पास बैठते हुए मैंने कहा, सोचता हूँ कल सुबह पोस्ट ऑफिस जाकर सुधा को चिट्ठी डाल दूँ कि चिंता न करे, कुछ दिन लग जाएंगे, और साथ ही ऑफिस में भी छुट्टी बढ़ाने की अर्जी पोस्ट कर दूँ। अम्मा ने आगे कुछ न पूछा न कहा। फिर वही चुप्पियाँ हमारे बीच तन गईं। एकाएक इन चुप्पियों से मुझे ऊब होने लगी। पिताजी की बीमारी से हमें भय, घबराहट, दुश्चिंता का होना स्वाभाविक था, लेकिन लगातार चुप्पियों को अपने ऊपर ढोए रखना, मुझे ये चुप्पियाँ अनावश्यक लगने लगीं। इनकी गिरफ्त से बाहर होने की इच्छा हुई। मैं चाहता था कि बर्फ़ सी जमी चुप्पियाँ गलकर बह जाएं, पूरे घर में सन्नाटे की तनी चादर तार तार हो जाए, घर में फैली मनहूसियत से निजात मिले। इन्हीं सब विचारों में डूबते उतराते हुए मैंने सहसा विक्की से प्रश्न किया, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? फिर उसका उत्तर जानने से पहले ही अपने बेटे सोनू के बारे में बताने लगा, छमाही परीक्षा में आए उसके नंबरों के बारे में, उसके सारा दिन खेलते रहने के बारे में, पढ़ाई की ओर ध्यान न देने के बारे में। इसके बाद मैंने अपनी छोटी बेटी निक्की की शैतानियों का जिक्र छेड़ दिया। पिंकी विक्की सुनकर हंसने लगे। मुझे उनका हंसना अच्छा लग रहा था। एकाएक विक्की ने पूछा, भैया निक्की को कविताएं आती हैं? हाँ बहुत, अरे वो तो नाचती भी है। अच्छा, पिंकी ने आश्चर्य व्यक्त किया। टीवी पर चित्रहार देखती है तो खूब नाचती है मटक मटक कर। भैया आज भी तो चित्रहार है, टीवी चला दूँ? विक्की ने सहमते हुए मेरी ओर देखकर पूछा। चुप, पिंकी ने आंखें तरेर कर विक्की को तुरंत डपट दिया। तुझे टीवी की पड़ी है, लोग क्या कहेंगे घर में? घर में क्या?
पिंकी की बात पर एकाएक मैं चीखी तो उठा। क्या है घर में, कोई मातम है क्या? पिताजी बीमार हैं, दवा दारू चल रही है, ठीक हो जाएंगे। मेरी अनायास तेज हो उठी आवाज़ से कमरे का सन्नाटा कांपने लगा था। मैंने जल्द ही खुद को संयत किया और प्यार से धीमे स्वर में बोला, तुम लोग खेलो कूदो पढ़ो, तुम्हें किसने रोका है? टीवी भी देखो, पर ध्यान रहे पिताजी डिस्टर्ब ना हो, उनके आराम में खलल न पड़े बस। मेरी बात पर अम्मा ने भी पिंकी विक्की की ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ उन्हें, बीमार ही तो हैं, ठीक हो जाएंगे। तभी मैंने उठकर टीवी ऑन कर दिया, आवाज़ धीमी ही रखी। अम्मा उठकर पिताजी के कमरे में चली गईं। कुछ ही पल में पर्दे पर फोटो उभर आई। चित्रहार आरंभ हो चुका था, पहला ही गाना था। अम्मा भी पिताजी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा भिड़ाकर हमारे बीच आ बैठी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार सुभाष नीरव जी की लिखी हुई कहानी चुप्पियों के बीच तैरता संवाद।